स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज से हम एक एनटीएससी सीरीज़ चलाने जा रहे हैं। इसमें हम जो करेंगे कंसेप्ट का ओवरव्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मतलब इसका टोटल कंसेप्ट है वो हम नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन जितना भी कंसेप्ट है वो हम लोग देखेंगे। ओके, उसका ओवरव्यू देखेंगे और थोड़ा सा उसको हम लोग सरफेस पे भी टच करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो ये चैप्टर देखने जा रहे हैं ये है मेरा क्या, तो कंसेप्ट ओवरव्यू है मैग्नेटिज्म का, जो कि आप लोग का सेकेंड चैप्टर है। ओके, ये हम यहाँ पे एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और उसका जो वीडियो है वो ऑलरेडी आपको अपलोडेड है, आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे राइट साइड में आई कार्ड में हम इसको दे देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में। तो जैसा कि हमने देखा है इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, चार्ज का मोशन होता है। और हमने ये भी देखा था कि चार्ज अगर स्टैटिक होता है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हम लोग चार्ज को दो तरीके से पढ़ते हैं, एक चार्ज जब रेस्ट में होता है तो, और एक चार्ज जब मोशन में होता है तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट, जब रेस्ट में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और चार्ज जब मोशन में होता है तो वो दोनों फील्ड क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है और एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है, जब चार्ज मोशन में होता है तो दोनों टाइप के फील्ड को क्रिएट करता है, लेकिन जब रेस्ट में होता है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज, या स्टैटिक चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, अगर सराउंडिंग में अगर एक कोई एक्सटर्नल फील्ड दिया गया है और वहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज ला के रख दिया जाए, तो वो स्टैटिक चार्ज क्या करेगा, उस एक्सटर्नल फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, यानी उस एक्सटर्नल फील्ड के कारण जो फोर्स होगा वो चार्ज जो होगा वो एक्सपीरियंस करेगा। जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है कि मान लो कि सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट है और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे चार्ज को हमने क्या करा है, तो रेस्ट में रखा है, यहाँ पे हमने रेस्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे चार्ज रेस्ट है, तो रेस्ट चार्ज क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। तो इसी के लिए ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स को या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स होगा वही ये एक्सपीरियंस करेगा। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट या फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, हम लोग जानते हैं कि जो भी पार्टिकल जैसा फील्ड क्रिएट कर रहा होता है वो वैसा ही फील्ड से इंटरेक्शन में भी आता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर मास के केस में देखें तो ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी बॉडी के पास मास है तो उस पर क्या होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, यानी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, वो मास के केस में है। ठीक है, और यहाँ पे हमने देख लिया। एज फॉर एग्जांपल, मान लो कि यहाँ पे अगर जैसे कि एक और थोड़ा सा इसको और क्लियर करने का हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर कोई भी पर्टिकुलर टाइप का ऑब्जेक्ट है, वो पर्टिकुलर टाइप के फील्ड को क्रिएट कर रहा है, वो उसी टाइप के फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस भी करेगा। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर यहाँ पे एक न्यूट्रॉन पार्टिकल ला के रख दे और यहाँ पे ला के चुपचाप रख देते हैं, यहाँ पे रेस्ट में रख देते हैं, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो अब न्यूट्रॉन क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास जो होता है वो चार्ज लेस होता है, यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसीलिए वो सराउंडिंग में अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस नहीं करता है या अपना कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है, जिसके कारण ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी न्यूट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो समझ में आया कि जैसा पार्टिकल जैसा फील्ड क्रिएट करता है वो उसी टाइप के फील्ड को एक्सपीरियंस भी करता है, या उस टाइप के फील्ड से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस केस में तो हमने देख लिया। तो हम देखते हैं कि अगर सपोज मान लो कि अगर सराउंडिंग में कोई चार्ज है और चार्ज को हमने v वेलोसिटी से या v0 वेलोसिटी से क्या किया, प्रोजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि ये चार्ज मोशन में है ना, तो अब ये क्या करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट करेगा, साथ साथ उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर रहा होता है। ठीक, तो अभी आपको इतना ही जानना है कि अगर कोई भी चार्ज मोशन में है तो वो दोनों टाइप के फील्ड को क्रिएट करेगा। अगर सपोज मान लो कि अगर एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी लगा रखा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी लगा रखा है, यानी दोनों एक्सटर्नल फील्ड लगा रखा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और उस फील्ड में अगर हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देते हैं कुछ वेलोसिटी से, तो वो चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्योंकि अब वेलोसिटी से क्या, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो क्या होगा, मूविंग चार्ज पार्टिकल दोनों टाइप के फील्ड को क्रिएट करता है। तो इस केस में वो इस मैग्नेटिक फील्ड को भी साथ भी इंटरेक्शन में आएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी इंटरेक्शन में आएगा, यानी इस मूविंग चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक
फील्ड के कारण भी फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा या करेगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी ये जो मूविंग चार्ज है वो क्या करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वहीं हमने यहाँ पे लिखा है कि मूविंग चार्ज कैन इंटरैक्ट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि अगर कोई भी चार्ज स्टैटिक है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा या इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, और कोई भी अगर चार्ज अगर मूविंग है तो वो दोनों टाइप के फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक्सपीरियंस इंटरैक्ट कर सकता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक, इसके इतर अगर हम लोग देखें कि अगर मान लो कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का अगर बात करते हैं, तो करंट कैरिंग कंडक्टर में एक चीज़ समझने वाली बात ये होती है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है ना, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ही क्रिएट कर पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर देखें या करंट कैरिंग वायर देखें तो उसमें नेट चार्ज जो देखें वो क्या होता है, वो जीरो होता है। ठीक, उसमें सिर्फ करंट क्या करता है, फ्लो करता है। यानी ऐसा नहीं है कि करंट भी फ्लो कर रहा है और एक साथ ही वो बॉडी चार्ज भी है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो अगर कोई भी वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है ना, तो चार्ज फ्लो हो रहा है या इसका मतलब क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। अब उस कंडीशन में करंट जो फ्लो कर रहा है ना, तो उसमें नेट चार्ज हमेशा जीरो होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन के कारण अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर के केस हम लोग देखें यहाँ पे, अब थोड़ा सा इसको इनलार्ज कर देते हैं। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर का केस देखें तो कंडक्टर के कारण सराउंडिंग में जो होगा वो सिर्फ ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, क्योंकि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो इसमें नेट चार्ज जो होता है ना वो जीरो होता है। कि अगर कोई भी करंट वायर में देखोगे तो अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज दौड़ेगा 10 पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, 10 नेगेटिव चार्ज दौड़ेगा। तो नेट चार्ज तो ऑलरेडी जीरो है, तो जब नेट चार्ज जीरो हो गया तो जब चार्ज है ही नहीं उसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन करंट क्योंकि फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड को ये वो एक्सपीरियंस कराएगा। ओके, तो आई होप ये थोड़ा सा बेसिक था कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब हम लोग देखते हैं मेनली अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करंट कैरिंग वायर के कारण सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो देखेंगे। अब क्योंकि हमने करंट कैरिंग वायर लिया है तो सराउंडिंग में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रैक्शन ही देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्रिएट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इसमें जीरो है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ हम लोग, क्योंकि ये ओवरव्यू है तो इसीलिए हम थोड़ा बेसिक दे के हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम एक कंडीशन लेते हैं, ऐसा कंडीशन जिसमें एक वायर है, उस वायर में क्या है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो वायर है इसको हम लोग इनफाइनाइट वायर भी बोल सकते हैं। अब इनफाइनाइट वायर कब बोलेंगे ये हम अभी जानेंगे धीरे धीरे। तो मान लिया कि एक कंडीशन है कि एक करंट कैरिंग वायर है, और जब एक करंट कैरिंग वायर है तो अपने सराउंडिंग में क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराएगा। तो आप लोग ऑलरेडी जानते भी हो, या फिर अगर नहीं जानते होगे तो जाके एक बार चैनल में बोर्ड सेक्शन में जो हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपलोड कर रखा है, ठीक है, बोर्ड सेक्शन के लिए ओवरव्यू, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे हमने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, इस कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है। ओके, ऐसे मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे करंट यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अपवर्ड डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में क्या होता है, जब स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें थंब रखते हैं, और जो ये मेरा कर्लिंग फिगर है वो क्या देता है, मैग्नेटिक लाइंस देता है। यानी मैग्नेटिक, अब क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस क्लोज लूप में होता है तो ये क्या करेगा, एक सर्कल टाइप का एक क्लोज लूप बनाएगा। तो वहीं हमने यहाँ पे दिखाया है कि करंट जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो सराउंडिंग में एक क्या हो रहा है, मैग्नेटिक लूप बन रहा है। ठीक, और मैग्नेटिक लूप ही क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। और कैसे, तो हर एक पॉइंट पे स्पेसिफिक पॉइंट पे स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है। एज फॉर एग्जांपल मान लो कि ये पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो अब देखो कि जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, और अगर हम नीचे से इस रिंग को देखेंगे तो इस रिंग में लूप का जो डायरेक्शन होगा ना, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस का जो डायरेक्शन होगा, वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, अगर ऊपर से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो ये इधर से निकल के जा रहा है और इधर अंदर जा रहा है। यानी राइट साइड में अगर कोई भी पॉइंट होगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग मैग्नेटिक लाइंस पे टेंजेंट खींच के बनाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस कर्व लाइन होता है। तो यहाँ पे कर्व लाइन, तो यहाँ पे टेंजेंट अगर डालेंगे तो क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस यहाँ इनसाइड जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा, यहीं अंदर से घूम के आएगा और यहाँ पे बाहर आएगा। यानी यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का वो ऑन टू द प्लेन होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप यहाँ पे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे राइटवर्ड होगा, इस पॉइंट के लिए राइटवर्ड होगा, और इस पॉइंट के लिए क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट अंदर है तो इस पॉइंट के लिए लेफ्टवर्ड होगा। चलो, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब हमको यहाँ पे हम
इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण ये जो स्टेट करंट कैरिंग वायर वो सराउंडिंग में कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सपोज मान लो कि एक पॉइंट P लिए, मान लो कि ये पॉइंट P है जो कि R यूनिट दूर है किससे, तो सेंटर से, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सेंटर से नहीं, R यूनिट दूर है किससे, तो इस करंट कैरिंग वायर से। तो इस करंट कैरिंग वायर से R यूनिट दूर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो हमने डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लिख दिया। ये फार्मूला को हम लोग आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं बायोट-सेबार्ट लॉ से, लेकिन अभी उसका कोई दरकार है नहीं। इसका जो वेरिफिकेशन है वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि एक्चुअली बायोट-सेबार्ट लॉ का यूज़ करके ही हम लोग किसी भी पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है। और बायोट-सेबार्ट लॉ जो यूज़ होता है वो जनरली करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए ही यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे हम चार्ज से भी हम लोग करके निकाल सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि इस करंट कैरिंग वायर के कारण जो P पॉइंट पे जो कंडक्टर से R यूनिट दूर है तो वो μ0I/2πr है, ठीक है। तो ये इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, ठीक है। इसका वेरिफिकेशन का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा हो सकता है तो आगे बता दें, ठीक है। तो यहाँ पे μ0 जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है जिसको परमिएबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं फ्री स्पेस, ठीक है। तो अभी आप इसी फॉर्म में जानिए। अगर हम थोड़ा सा और बताएं तो परमिएबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वो कुछ मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी स्टोर करने के फॉर्म में होता है, मैग्नेटिक एनर्जी ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझिए क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ भी नहीं है, ठीक है। आप 12th में क्लास में जाइएगा तो इसको समझ में समझिएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा कि परमिटिविटी कांस्टेंट और परमिएबिलिटी कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ऐसे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ तो हमको पता चल गया। अगर क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नेटिक फील्ड का हमको डायरेक्शन भी जानना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए हमको क्या करना होगा, तो या तो राइट हैंड थंब रूल का यूज़ कर सकते हैं या फिर राइट हैंड पाम रूल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इस पर्टिकुलर केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना होगा तो क्योंकि ये मैग्नेटिक लूप्स है, तो जैसे कि हमने पहले बोला कि मैग्नेटिक लूप पे टेंजेंट जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है कि स्ट्रेट वायर है ना, तो उसमें करंट के डायरेक्शन को क्या करेंगे, थंब पे पुट करेंगे और जो लूप बनेगा, तो लूप किसी भी पॉइंट पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना हो तो उस पॉइंट पे यानी लूप के उस पॉइंट पे हमको टेंजेंट खींचना है और टेंजेंट ही क्या देगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आई होप ये क्लियर है आपको। ओके, तो जब भी आपको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना होगा करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से डायरेक्ट इस वैल्यू का आप यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट वायर के कारण जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, रेडियस। मतलब रेडियस इन द सेंस कितना दूर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ये तो मेरा काम हो गया। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, क्योंकि ओवरव्यू चल रहा है तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे बेस करेंगे और उस फार्मूले पे भी हम लोग आके क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि जो करंट फ्लो कर रहा था वो एक स्ट्रेट वायर में कर रहा था। अभी हम लोग देखेंगे करंट अगर एक सर्कुलर वायर में करेगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे एक लूप है, ठीक है। तो इस लूप में क्या हो रहा है कि करंट सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो करंट सर्कुलेट, तो मान लिया कि आई करंट सर्कुलेट हो रहा है, ठीक। तो अब ये जो करंट सर्कुलेट हो रहा है अगर राइट साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर लेफ्ट साइड से इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो अगर हम राइट साइड से ही देखें तो ये क्या हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि इधर जो है वो अंदर है और ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर वाला, ये वाला पोर्शन बाहर है और ये वाला पोर्शन अंदर है, ठीक। अब इसके कारण हमको क्या करना है, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो ये पी पॉइंट जो है वो इस सर्कुलर लूप जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, एक्स। और ये जो एक्स डिस्टेंस है इस पॉइंट के लिए फिक्स है, कांस्टेंट है, ठीक। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा इस टोटल करंट कैरिंग लूप के कारण, उसका वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी μ0I/r² डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ x² प्लस r² का होल 3/2। इसका वेरिफिकेशन का फिर से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसका वेरिफिकेशन फिर से हम बायोट-सेबार्ट लॉ को एलिमेंट्री लेके बनाते हैं, तो अभी उसका कोई दरकार नहीं है, ठीक है। वो उसका दरकार आपको 12th क्लास में पड़ेगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि μ0I r² r द रेडियस ऑफ द सर्कल और नीचे जो होगा 2
ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का 3/2। ठीक है, तो एक्स क्या है, तो एक्स है और डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। और ये एक्चुअली जो डिस्टेंस है वो कौन सा डिस्टेंस है, इसको एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। एक्सियल पॉइंट क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस सर्कल का क्या है, ये जो भी सर्कल है उसका एक एक्सिस है, ठीक है, जो सेंटर से पास करता हुआ है, तो इसको हम लोग समहाउ एक्सियल पॉइंट भी बोलते हैं। तो इस एक्सियल पॉइंट के लिए हम लोग को समझ में आ रहा है कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे तो ये म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इसी में क्या करेंगे, अगर ये पॉइंट को अगर डिक्रीज कराएंगे, यानी ये पॉइंट को पी को उठा के यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे रख दे, यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भी रख सकते हैं, यानी सेंटर पे भी रख सकते हैं। तो ये भी हम लोग बता सकते हैं कि इस करंट कैरिंग लूप के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, करंट कैरिंग लूप के कारण जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो ये क्या करना है, एक्स का वैल्यू 0 कर देना है। तो एक्स, क्योंकि एक्स डिक्रीज करते 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 सेंटर पे जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या करना है, हमको 0 कर देना है। तो इसी केस में अगर एक्स का वैल्यू 0 तुम कर दोगे तो देखो एक्स 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर का पावर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ये रूट से कट जाएगा, तो आर का पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर आर का पावर 2 है, तो एक आर कट जाएगा, तो नीचे जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, तो ऊपर होगा म्यू नॉट आई, नीचे 2r होगा, यानी सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो टोटल कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। ठीक है, तो हमने वहीं पे लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, तो कितना हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, और अगर तुम देखोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, तो क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो सर्कुलर लूप में है, तो अब मेरा जो 4 फिंगर होगा ना वो सर्कुलर लूप, क्योंकि कर्लिंग है सर्कुलर लूप में रोटेट करता है, तो 4 फिंगर होगा अब उसी के डायरेक्शन में आएगा, और जो थंब देगा उस समय मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। ठीक है, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन देगा वो कैसे होगा, तो वो ये जो लाइन दिया हुआ है ना, ये जो एक्सियल लाइन है वो एक्सियल लाइन के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और राइट वार्ड डायरेक्शन में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब एक कंडीशन और लेते हैं कि मान लिया कि ठीक है कि ये तो पूरा सर्कल में करंट जा रहा था ना, या पूरा सर्कल में ये सर्कुलर वायर था, अगर ये सर्कुलर पूरा कंप्लीट सर्कुलर वायर ना हो के एक आर्क का हो, एक आर्क का सेंस मतलब इतना ही वायर हो और इसमें करंट आई कुछ जा रहा हो, तब ये इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जाहिर सी बात है, एक सर्कुलर आर्क हो गया, ठीक है, और सर्कुलर आर्क हो गया और इसका सेंटर हो गया, तो ये सबसे पहले हमको क्या देखना होगा कि ये कितना एंगल बना रहा है ये सर्कुलर आर्क सेंटर पे। तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखा है यहाँ पे देखना, तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, इस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा। ठीक है, अब देखो, अब इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे क्योंकि करंट क्या हो रहा है, सर्कुलर लूप में है, तो सर्कुलर लूप में है तो क्या करेंगे हम, यहीं करेंगे, कर्ल करेंगे इसको, तो कर्ल करेंगे तो थंब का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्लिंग का जो करंट जा रहा है वो क्लॉकवाइज जा रहा है ऊपर से देखने पे, ऐसे 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 ऐसे, तो अगर हम इसको कर्ल करेंगे तो थंब क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनटू द प्लेन होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। और यहाँ जो फार्मूला आएगा यानी मैग्नीट्यूड जो आएगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वो कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr इंटू थीटा। हम लोग इधर से भी देख सकते हैं, अगर ये आर्क ना हो कि अगर पूरा कंप्लीट सर्कल होता है तो क्या होता है, तो ये थीटा का वैल्यू हो जाता है तो कितना 2πr, तो सॉरी थीटा का वैल्यू होता है 2π। तो इसी फार्मूला में अगर हम लोग थीटा का वैल्यू 2π कर देंगे तो 2π से 2π कट के 2 बन जाएगा, तो म्यू नॉट बाई 2r हो जाएगा, जो कि ये हमारा क्या है। तो दोनों तरीके से एक छोटा सा प्रूफ भी हो गया आपका। ठीक है, एक दूसरे से ही प्रूफ कर दे रहे हैं। ठीक, तो आई होप समझ में आ रहा है सब। इस सब में आपको जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, एक ये होगा या फिर ये एक ये और एक ये। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, थीटा के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो रहा है, या फिर सेंटर पर भी आपको निकालने के लिए देगा। ठीक है, तो ये दोनों, ये अभी आपको उतना नहीं आएगा, ये दोनों जो फार्मूला है, एक फार्मूला ये और दूसरा फार्मूला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपके लिए। ठीक है, तो आई होप इसको आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब आगे जो तो सबसे पहले हम लोग एक फाइनाइट वायर के लिए देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि इनफाइनाइट वायर कैसे होता है। मान लिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। तो मान लो कि ये मेरा है ना, ये फाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, मान लो कि ये ए बी है, मतलब लेंथ ऑफ ए बी इक्वल्स टू, मान लो कि कुछ भी हो सकता है, एल हो सकता है या ए बी ही हो सकता है। इस कंडीशन के लिए हमको अगर देखेंगे कि ये इसमें क्या है, इसमें करंट है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग देखें तो ये करंट कैरिंग वायर है आई, और इसमें आई ये फ्लो कर रहा है, आई यहाँ पे फ्लो कर रहा है,
और आई कहाँ से फ्लो करा है, तो बी टू ए का, और इस बी टू ए वायर के कारण हमको पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड देना। अब देख रहा हूँ इस कंडीशन में ये भी एक स्टेट करंट करिंग कंडक्टर है। तो हमने बोला था जब भी स्टेट करिंग कंडक्टर होता है तो करंट के डायरेक्शन को थंब पे रखते हैं, और कर्लिंग फिगर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देता है। बताओ अब ये जो पॉइंट है मेरा क्या है, ये पॉइंट है मेरा पी, और पी राइट साइड में है। तो जब पी राइट साइड है तो थंब रख के अगर ऐसे घुमाएंगे तो राइट साइड में क्या होगा, ये कर्लिंग नीचे जाएगा, यानी इस पॉइंट पे, यानी पी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इस पे डायरेक्शन जो होगा वो इनटू द प्लेन होगा। यानी ये हमको तो पता चल रहा है कि इनटू द प्लेन है, इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन डायरेक्शन है मेरा। अब इनटू द प्लेन डायरेक्शन है यानी अंदर की तरफ। ओके, अब इसको फार्मूलाइज कैसे करें कि फाइनाइट वायर है और इसको फार्मूलाइज करना है। तो फार्मूलाइज करने का तरीका ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालना है तो उस पॉइंट से क्या करेंगे, उस वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हमने जब कनेक्शन बनाया है तो यहाँ पे दो टाइप का एंगल हमको निकल के आ रहा है। एक एंगल सपोज मान लिया कि एक वायर से एंगल है अल्फ़ा बीटा, और एक हम लोग जिस पॉइंट से बना रहे हैं उस पॉइंट से भी एंगल बना सकते हैं। तो देखना कि अल्फ़ा और थीटा वन में जो रिलेशन है ना वो क्या है, 90 का ही रिलेशन है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा को तुम 90 डिग्री माइनस थीटा वन भी लिख सकते हो, और थीटा वन को तुम 90 माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम एक अल्फ़ा और बीटा के टर्म में अगर लिखे, और ये यहाँ पे अल्फ़ा बीटा आपको ध्यान में देना होगा, स्ट्रेट वायर से हमने करंट एंगल लिया हुआ है, ठीक है, जो स्ट्रेट करंट करिंग वायर है उससे। ओके, तो इस कंडीशन में अगर अल्फ़ा के टर्म में हम लोग आंसर लिखे तो कि इस करंट करिंग वायर के कारण इस पी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या होगा, तो स्ट्रेंथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। तो हमेशा आप ध्यान देना कि जब भी करंट करिंग कंडक्टर के कारण जो एंगल ले रहे हो तो वो कॉस में तुम लिखना, याद करने का तरीका है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, तो इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तुम ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ तुम करंट करिंग वायर के कारण जो एंगल बन रहा है उसी का यूज़ कर सकते हो, तुम ये वाले एंगल का भी यूज़ सकते हैं। जिस पॉइंट पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से जो एंगल सबटेंड हो रहा है ना वहाँ से भी तुम निकाल सकते हो। तो अगर इसको निकालोगे तो क्या करोगे, तो अल्फ़ा को कितना लिखोगे, तो 90 माइनस थीटा वन, तो कॉस बन जाएगा साइन में, तो यही हो जाएगा, तो साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही का यूज़ हम लोग करते हैं। जो जैसा दिया हुआ रहता है उसके करस्पॉन्डिंग जो इजी हमको लगता है वो कर लेते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ओके, तो आई होप ये बहुत ही आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूला है और ये आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने तो जो करंट करिंग वायर का लेंथ जो लिया है वो क्या है, वो फाइनाइट है, ठीक है, कुछ लेंथ का है। अगर सपोज मान लो कि इसका लेंथ अगर इंक्रीज़ कराते जाएंगे तो क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू, अगर सपोज मान लो कि ये इंक्रीज़ करते गया तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, अल्फ़ा का वैल्यू धीरे धीरे क्या घटते जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू घटते जाएगा, ये भी इधर जाएगा धीरे धीरे घटते जाएगा। लेकिन थीटा वन और थीटा का टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो आगे हम इसमें देखते हैं कि जब इनफाइनाइट केस लेते हैं तब क्या होता है। तो इनफाइनाइट केस लेते हैं तो ये वाला है स्टूडेंट, देखिए इनफाइनाइट केस में ये क्या होगा, ये जो लेंथ जो मेरा है अब ये धीरे धीरे इनफाइनाइट हो जाएगा। जब लेंथ धीरे धीरे इनफाइनाइट होगा तो ये मेरा जो एंगल अल्फ़ा था और ये मेरा जो एंगल बीटा था, तो ये अल्फ़ा एंगल क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो जैसे कम होते जाएगा। तो इनफाइनाइट होगा, इसका मतलब क्या होगा, अल्फ़ा भी जीरो हो जाएगा और बीटा भी जीरो होगा। अब जब अल्फ़ा जीरो होगा बीटा जीरो होगा तो थीटा वन ये कितना हो जाएगा, तो अब जैसे ही ये बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इधर जाएगा, इधर। तो ये थीटा क्या हो रहा है, पहले से इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि ये थीटा वन था तो थीटा वन अब ये ज़्यादा हो गया, फिर ये भी और ज़्यादा हो गया, तो धीरे धीरे थीटा वन क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जब ये अल्फ़ा जब जीरो हो जाएगा यानी इनफाइनाइट लेंथ के लिए, जब थीटा वन कितना होगा, पाई बाई टू। सिमिलरली अगर बीटा भी जीरो हो गया क्योंकि नीचे से भी बढ़ रहा होगा तो थीटा टू भी क्या हो जाएगा, तो वो भी पाई बाई टू होगा। तो इसी दोनों कंडीशन को इसी दोनों वैल्यू को हमको कॉस वाले फार्मूला में रख देना है। तो बस अल्फ़ा बीटा में जीरो जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन होता है, कॉस जीरो वन होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। हमने यही यहाँ पे दिखाया था, देखो तो ये हमने क्या दिखाया था, b = म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि इनफाइनाइट वायर के लिए क्या होता है, सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है किसी भी r यूनिट पे या r यूनिट दूर,
तो वो कितना होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। और डायरेक्शन निकालने के लिए बस वही है, कर्लिंग करना है, कर्लिंग कर देंगे तो राइट साइड में क्या होगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर है तो राइट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे से ऊपर है तो राइट डायरेक्शन में क्या होगा, इनटू द प्लेन हो गई यहाँ पे, इनटू द प्लेन। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। आगे चलते हैं कि अगर सपोज मान लो कि ये इनफाइनाइट वायर नहीं हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाए। सेमी इनफाइनाइट वायर का मतलब ये होता है कि एक एंड जो होता है वो फिक्स होता है, दूसरा एंड इनफाइनाइट चला जाता है। यानी एक एंड जो होगा वो फिक्स कर दिया और दूसरा एंड को इनफाइनाइट की तरफ ले गया, इनफाइनाइट की तरफ। और यहाँ पे दोनों तरफ इनफाइनाइट और इनफाइनाइट की तरफ है यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ, जब एक एंड को फिक्स कर दिया यानी ये वाला एंड क्या हुआ, इधर ले आया, तो ये बीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे 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 अब ये जब नज़दीक आएगा तो बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा का वैल्यू तो ऊपर जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो अल्फ़ा जो जा रहा है इन्फिनिटी पे तो अल्फ़ा तो 0 हो जाएगा, लेकिन बीटा क्या होगा, फिक्स होकर π/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो समझ में आएगा, ये बीटा अगर ये धीरे 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 तो इधर आएगा यहाँ पे आएगा तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अब इस कंडीशन में जब अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/2। क्यों, क्योंकि ये धीरे धीरे ये आगे ऐसे जाते जाएगा। मान लो कि ये पहले यहाँ पर कुछ वैल्यू बना रहा था, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, फिर ये बनाएगा, यानी देखो यहाँ पे जो θ1 का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सिमिलरली आपको ध्यान में देखो, तो अगर θ1 इंक्रीज करेगा, θ1 ऊपर वाला था और θ2 नीचे वाला था। अब बीटा जब π/2 हुआ तो θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, 0 होगा। तो देख लो यहाँ से एक बार मैं बता देता हूँ। तो इधर से अगर हम लोग करेंगे, देखो इसी में मैं बता रहा हूँ कि इधर मेरा क्या था, ये मेरा θ2 था, θ2। तो जैसे जैसे ये नज़दीक आएगा वैसे वैसे थीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा और यहाँ पर आएगा तो θ2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, वैसे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सेमी इनफाइनाइट केस में अल्फ़ा 0 और बीटा π/2 हो जा रहा है। तो उसी तरह θ1 π/2 और θ2 0 हो जाए। इस कंडीशन में देखो, अब दोनों का वैल्यू रख दो। अगर अल्फ़ा बीटा का ही वैल्यू रखोगे तो अल्फ़ा क्योंकि 0 है तो 0 डाल दिया, और बीटा क्योंकि π/2 है तो π/2 कर दिया। π/2 मतलब 90 डिग्री। ओके, तो cos 0 1 होता है, cos π/2 या 90 डिग्री 0 होता है। तो बस वहीं रख दिया, तो ये 1 हो गया। यानी आंसर जो आया वो कितना हो गया, तो म्यू नॉट I/4πr। तो इस कंडीशन के लिए हमको क्या देखना है, यानी सेमी इनफाइनाइट के केस के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सराउंडिंग में किसी भी r यूनिट पे, वो म्यू नॉट I/4πr होता है। इनफाइनाइट केस में क्या होता है, म्यू नॉट I/2πr होता है, ठीक है। और फिक्स के लिए क्या होता है, मतलब फाइनाइट लेंथ के लिए क्या होता है, तो म्यू नॉट I/4πr इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा, या फिर आप θ1 θ2 के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको जो ईजी है, जो ईजी मेमोराइज हो जाए वहीं आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे मैं यहाँ तक मैं क्लियर हूँ। तो हमने आज जो बताया वो किसके लिए बताया, तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए और एक सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का हमने क्या किया, यहाँ पे फार्मूला बताया और उसको समझा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि इस मैग्नेटिक फील्ड के देखेंगे कि एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तब क्या होगा, क्योंकि पहले से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट है। अब उसमें जो चार्ज मूव करेगा या कोई भी करंट अगर मूव करे, करंट कैरिंग वायर अगर जाएगा, तो उस करंट कैरिंग वायर या उस चार्ज पे कितना फोर्स क्रिएट होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। और इस पर अभी मैं सिर्फ एक कंसेप्ट ओवरव्यू कर रहा हूँ, इस पर हर एक पे हमको बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे आगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, पहले आपको कंसेप्ट को समझना है बहुत अच्छे तरीके से, जो भी कंसेप्ट ओवरव्यू में है, ठीक है। और ज़्यादा इन डेप्थ में पढ़ने के लिए तो आपको तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12th का सिलेबस है, ठीक है। और 12th का सिलेबस और सुपरफिशियल 10th में भी आता है कि NTSC के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, ओके, थैंक यू।